हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील कॉमिक के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इस कॉमिक के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वैसे कॉमिक्स रीडिंग इंडिया में इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, पर मैंने सोशल मीडिया में इस कॉमिक के बारे में कुछ बातें सुनी हैं जिसमें फॉरेनर्स इस कॉमिक सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर कर रहे थे। पर मेरे हिसाब से ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, पर गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करना ठीक नहीं है। पर ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन जैसी वाइब जरूर देती है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको इस एपिसोड के एंड में पता चल जाएगा। खैर, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं डार्क नाइट्स ऑफ स्टील एपिसोड 8। एपिसोड 8 शुरू होता है। हम देखते हैं जोकर को, जो कि हवा में उड़ रहा है अपनी ग्रीन लैंटर्न रिंग की मदद से। यहाँ जोकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कुछ ही समय बाद तीनों किंगडम के बीच वॉर शुरू होने वाला है। जोकर की बातों से हम समझ सकते हैं कि वो सभी किंग्स और क्वीन से कितनी ज्यादा नफरत करता है। उसकी नफरत किसी एक किंग और क्वीन से नहीं है, उसकी नफरत सभी से है। यहाँ जोकर अमेजोनियन आर्मी को किंगडम ऑफ स्टॉर्म्स में आते हुए देखता है और वो कहता है फाइनली ये हो रहा है। जोकर की लैंटर्न रिंग कहती है यही टाइम है जब सभी किंग्स और क्वीन मारे जाएंगे, मैजिक का अंत होगा, यही टाइम है इस सभ्यता का खत्म होने का। लैंटर्न रिंग ये बातें खुद से कह रही है या फिर ये बातें किसी के द्वारा कही जा रही हैं? जोकर को ये सारी इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वीन हिप्पोलिटा क्वीन अनीसा से मिलती है, और वो क्वीन अनीसा को दुख जताती है किंग जेफरसन और प्रिंस जेकब की डेथ के लिए। क्वीन हिप्पोलिटा क्वीन अनीसा के साथ इस वॉर में साथ देने के लिए तैयार है, जिसके लिए अनीसा हिप्पोलिटा को थैंक यू बोलती है। यहीं पास में हम कॉन्स्टाइन को देखते हैं, जिसने प्रिंस जेकब को सबसे छुपा कर रखा होता है, क्योंकि प्रिंस जेकब मरने के बाद लाजरस पिट की मदद से फिर से जिंदा हुआ था, और प्रिंस जेकब के जिंदा होने की बात किसी को भी नहीं पता है। यहाँ लोइस पहुंचती है, जो कॉन्स्टाइन से कहती है क्या तुमने यहाँ किसी तरह के सीक्रेट वेपन को छुपा कर रखा है? जिस पर कॉन्स्टाइन कहता है अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो ये सीक्रेट नहीं रहेगा। इसके बाद लोइस कॉन्स्टाइन से कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वॉर एक साजिश है, इसमें हमें बेवजह धकेला जा रहा है, शायद हमें इस वॉर को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। जिस पे कॉन्स्टाइन कहता है मेरे किंग को मार दिया गया मेरी आंखों के सामने एक 18 साल की लड़की के द्वारा, जो कि खुद को पीसफुल दिखाने की कोशिश करती है। जिस पर लोइस कहती है कुछ तो गलत हो रहा है, एकदम से इतने लोगों की डेथ हो जाना, किंग्स मर रहे हैं और अब वॉर शुरू होने वाला है। जिस पे कॉन्स्टाइन कहता है ये सारे कारनामे उन एल्स के हैं, उन एलियंस के, उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, उनके पापों को मत भूलो लोइस, उन्होंने कितने मैजिकल बींग्स मेटा ह्यूमंस को जेल में बंद किया है, उन मेटा ह्यूमंस की मासूमियत को मत भूलो लोइस। इसके बाद हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ एल की जेल में, जहां ब्लैक कैनेरी जेल में बंद होती है और उसे बांध कर रखा गया होता है, और उसके मुंह पर एक स्टील का मास्क भी लगा हुआ होता है जिससे वो अपनी पावर्स को यूज ना कर पाए। यहाँ ग्रीन एरो भी जेल में बंद रहता है, तभी वो कैनेरी की हेल्प करने की सोचता है, और वो कैनेरी से एक ही जगह पर होल्ड करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रीन एरो एक कंकड़ को कैनेरी की ओर फोकस करते हुए फेंकता है, जो कि कैनेरी के उस स्टील मास्क के चाबी में जाकर लगता है, जिससे कैनेरी का मास्क हट जाता है या खुल जाता है। यहाँ ब्लैक कैनेरी ग्रीन एरो की इस हेल्प को अप्रिशिएट करती है और थैंक्स बोलती है। इसके बाद कैनेरी ग्रीन एरो को बताती है कि वो अगर चाहे तो वो इस जेल को आराम से तोड़ सकती है, वो अपनी कैनेरी क्राई से इस जेल को कभी भी तोड़ सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि पूरा किंगडम ऑफ एल यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ ओलिवर कैनेरी से कहता है शायद तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करके फोकस करना चाहिए, जिससे किसी को पता भी ना चले और हम यहाँ से बाहर भी निकल जाएं। खैर, यहाँ ग्रीन एरो कैनेरी को उसकी पावर्स को एम करना और फोकस करना सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं हॉप फॉरेस्ट में, जहाँ पर हार्ली क्विन और जनरल अमांडा वालर पहले से ही होते हैं, और यहाँ पर क्वीन हिप्पोलिटा और अनीसा भी पहुंचती है अपनी आर्मीज के साथ वॉर लड़ने के लिए। यहाँ पर ये दोनों पार्टीज मिलती हैं। यहाँ हार्ली क्विन नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है कि ये वॉर शुरू ना हो, क्योंकि वॉर में इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। जिस पर क्वीन अनीसा हार्ली से कहती है हमें एल्स चाहिए, जिस पर अमांडा वालर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे साथी हैं, हमारे हीरोज हैं, हमारा किंगडम तुम्हें एल्स को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। खैर, यहाँ हार्ली और अमांडा वालर के पीसफुल नेगोशिएशन को
क्वीन हिप्पोलिता और अनीसा के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। इसके बाद हार्ली क्विन और अमांडा वॉलर यहाँ से निराश होकर वापस जाने लगते हैं। वापस जाते हुए अमांडा वॉलर कहती है, इस जंगल की दूसरी साइड पर हमारी आर्मीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन हार्ली और अमांडा वॉलर को वापस जाते हुए देखकर क्वीन हिप्पोलिता से कहता है, वो हमारी दुश्मन है, तुम उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकती। जिसके जवाब में हिप्पोलिता कॉन्स्टेंटाइन से कहती है, वो दोनों यहाँ पर शांति कायम करने के लिए आए थे, अगर हम उन्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे तो ये हमारे उसूलों के खिलाफ होगा। खैर यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन क्वीन हिप्पोलिता की एक भी नहीं सुनता और वो सीधा अपने मैजिक से हार्ली और अमांडा वॉलर पर हमला करने लगता है। पर तभी अचानक से पॉइजन आइवी सभी को अपनी पावर्स की मदद से अपनी पेड़ों की जड़ों में जकड़ लेती है और बुरी तरह से हिप्पोलिता और अनीसा की आर्मी पर हमला कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं पॉइजन आइवी इतना बड़ा रिस्क ले रही है सिर्फ हार्ली क्विन के लिए। इसके बाद पॉइजन आइवी और हार्ली क्विन ये करते हैं और इसके बाद हार्ली और अमांडा वॉलर आराम से किंगडम ऑफ एल की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर पॉइजन आइवी अभी भी पूरी आर्मी से अकेले लड़ रही होती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्वीन हिप्पोलिता और अनीसा की आर्मी यहीं पर ढेर हो जाएगी। तभी यहाँ पर जोकर पहुँचता है जो कि अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर से पॉइजन आइवी पर एक खतरनाक टक्कर करता है। यहाँ पर पॉइजन आइवी आर्मी से लड़ने में डिस्ट्रैक्टेड होती है, तो इसीलिए आइवी जोकर के अटैक को नहीं रोक पाती। जोकर की इस खतरनाक टक्कर के कारण पॉइजन आइवी यहीं पर बेहोश हो जाती है। पॉइजन आइवी के बेहोश होने के बाद सभी आर्मीज को पॉइजन आइवी से नहीं लड़ना पड़ता, तो इसके बाद पूरी आर्मीज किंगडम ऑफ एल की ओर बढ़ने लगती हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं किंगडम ऑफ एल में, जहां क्वीन लारा को पता चलता है कि यहाँ क्वीन हिप्पोलिता और क्वीन अनीसा अपनी आर्मीज के साथ आ रही हैं जंग लड़ने के लिए। अमांडा वॉलर क्वीन से कहती है, मैंने अपनी आर्मीज तैयार कर ली हैं, आपका हुक्म हो तो उन्हें मैं जंग के लिए तैनात कर देती हूँ। जिस पर क्वीन लारा अमांडा वॉलर से मना कर देती है कि वो अपनी आर्मी को जंग में ना भेजे, वो अपने लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती है। खैर यहाँ पे क्वीन लारा के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर यहाँ एक रॉबिन बताता है, हमारे दुश्मन यहाँ तक आ चुके हैं, वो कैसल के आगे खड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं एल कैसल के सामने क्वीन हिप्पोलिता की आर्मी और क्वीन अनीसा की आर्मी पहुंच चुकी है, जिन्हें देखकर अमांडा वॉलर अपने आर्चर्स को कैसल के ऊपर तैनात कर देती है, जिसमें एक आर्चर डेथ स्ट्रोक भी रहता है। अमांडा डेथ स्ट्रोक से कहती है, मेरे कहने पर उन पर हमला कर देना। तो जैसे ही सभी आर्चर्स यहाँ पर हमला करने वाले होते हैं, तभी यहाँ डायना और जाला जोरेल पहुँचते हैं, जो अमांडा वॉलर को रुकने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये दोनों क्वीन हिप्पोलिता से बात करने के लिए पहुँचते हैं, जिससे कि ये वॉर यहीं पर रुक जाए। तो यहाँ पर जाला जोरेल कहती है, अपनी आर्मीज को रोक लो, अभी भी टाइम है, हम इस वॉर को रोक सकते हैं। क्वीन हिप्पोलिता अपनी डॉटर डायना को देखकर कहती है, हमारे रास्ते से हट जाओ डायना। जिस पर डायना कहती है, नहीं, अगर आप यहाँ पर हमला करना चाहती है तो आपको हमसे होकर गुजरना होगा। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे होते हैं और हम पीछे देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन को, जो कि प्रिंस जेकब से बात कर रहा होता है। यहाँ छुपा हुआ प्रिंस जेकब अपनी पावर्स की मदद से जाला जोरेल के फेफड़ों में पानी भरने लगता है, क्योंकि हमें पता है जेकब के पास बारिश कंट्रोल करने की पावर्स है और यहाँ वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले रहा है जाला जोरेल से। सो इसके बाद होता ही है, जाला जोरेल के फेफड़ों में पानी भरने लगता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं और वो घुटनों पर आ जाती है और वो बहुत तेजी से पानी की उल्टियां भी करने लगती है। पीछे हम देखते हैं जेकब को, जो कि किसी को जान से मारने से डर रहा होता है, पर कॉन्स्टेंटाइन जेकब को भड़काते हुए कहता है, उसने तुम्हारे फादर का मर्डर किया है, आज तुम्हें उनका बदला लेना ही होगा। सो इसके बाद जेकब लगातार जाला के फेफड़ों में पानी भरता रहता है। यहाँ पर डायना जाला की इतनी बुरी हालत देखकर कहती है, आखिर ये कौन कर रहा है, रुक जाओ। वो अपनी मदर हिप्पोलिता से कहती है, मदर ये मर रही है, उन्हें रोक लो। तभी अचानक से क्वीन अनीसा ऊपर से कुछ खतरनाक आते हुए देखती है और वो अपनी पूरी आर्मी से कहती है, सब पीछे हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं क्वीन लारा को आते हुए, वो यहाँ पर एक खतरनाक एंट्री मारती है और जमीन पर लैंड होती है और इस लैंडिंग से पास के सभी सोल्जर्स उड़ जाते हैं। इसी वजह से जेकब जो छुपा हुआ रहता है, जो जाला जोरेल के फेफड़ों में पानी भर रहा होता है, उसके सर में चोट लग जाती है और जाला जोरेल की जान भी बच जाती है। इसके बाद हिप्पोलिता क्वीन लारा से कहती है कि कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, हमने तुम्हारे बेटे कालेल को कैद कर रखा है। जिस पर क्वीन लारा कहती है कि अगर मैंने सरेंडर कर दिया तब क्या। जिस पर हिप्पोलिता कहती है, तब तुम्हें और जाला जोरेल को पीसफुली हमारे साथ चलना पड़ेगा।
ये सुनकर पास में ही खड़ी हुई अनीसा कहती है, हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इन्होंने जो किया है उसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। जिस पर हिप्पोलिटा अनीसा से कहती है, अनीसा तुम एक क्वीन के साथ साथ तुम अभी एक बच्ची हो, अगर हमने एल्स को नुकसान पहुंचाया तो उनके लोग सदियों तक हमसे नफरत करेंगे। हम इस चीज को किसी और तरह से निपटा सकते हैं जिसमें किसी की जान भी नहीं जाएगी। ये सुनकर क्वीन लारा हिप्पोलिटा से कहती है, क्या किसी की भी जान नहीं जाएगी? हिप्पोलिटा लारा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हाँ किसी की भी जान नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। इसके बाद लारा हिप्पोलिटा से हाथ मिलाते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। ऐसा कहने के बाद लारा अपनी हिट विजन का यूज करते हुए क्वीन हिप्पोलिटा को बीच से 2 पीस में काट देती है, जो कि ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है कि क्वीन लारा अंदर से कितनी ज्यादा बेरहम है। वो जैसा दिखने की कोशिश करती है वो वैसी तो अंदर से बिल्कुल भी नहीं है। पीछे डायना प्रिंसेस अपनी मदर को 2 भागों में कटा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और वो जोर से इमोशनल होकर चिल्लाती है, मदर। और इसी क्लिफ हैंगर पर एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसका अगला पार्ट ऑफिशियली डीसी कॉमिक्स के द्वारा मंथली रिलीज हो रहा है, तो अगला एपिसोड भी आपको 1 महीने बाद ही देखने को मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। खैर अब मिलते हैं डार्क नाइट ऑफ स्टील के एपिसोड 9 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।